हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज क्लास 10th के लिए बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस का ही नेक्स्ट सब टॉपिक लेके आया हूँ, जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो पहला मैंने न्यूट्रिशन डाइजेशन का पढ़ाया था, दूसरा वीडियो रेस्पिरेशन से रिलेटेड था, तीसरा वीडियो ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड था, ये चौथा वीडियो है जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन। अब एक्सक्रीशन क्या है, इसको पहले आप समझो। व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion is a biological process by which we remove the metabolic waste products from our body। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के परिणाम स्वरूप जो भी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, बनते हैं, उनको शरीर से बाहर किया जाता है। वी शुड नॉट कन्फ्यूज विद इन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। आप लोग इजेशन और एक्सक्रीशन में कन्फ्यूज मत होना। इजेशन क्या है? अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। और एक्सक्रीशन क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के परिणाम स्वरूप जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनते हैं उनको शरीर से बाहर किया जाता है। ये है एक्सक्रीशन। अब चूँकि आप लोग स्पेशली एनिमल्स के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो यूनिसेलुलर हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों ही प्रोटोजोअन्स हैं। इनमें देखें तो इनके बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू ही ये सारी चीज़ें शरीर से बाहर निकलती रहती हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। अब अगर आप मल्टी सेलुलर में आओ, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में आओ अगर आप, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में स्पेशली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स तो कई तरह के होते हैं, मैं कुछ का एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। जैसे प्लेनेरिया, फैसियोला हिपेटिका, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में। प्लेनेरिया एंड फैसियोला हिपैटिका, ये दो ऐसे एनिमल हैं जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में फ्लैम सेल्स पाई जाती हैं। फ्लैम सेल्स, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लैम सेल्स कहलाती हैं। थोड़ा और उससे आगे बढ़ो, थोड़ा उससे जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं, जैसे मान लो अर्थवर्म, देखो आप, अर्थवर्म जिसको हम लोग केंचुआ कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है फेरेटिवा पास्थुमा। अर्थवर्म्स में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है बड़ी मॉइस्ट होती है, सेगमेंटेड होती है, और अर्थवर्म में तो नेफ्रीडिया ही कई तरह के पाए जाते हैं। कई तरह के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, बहुत डिटेल में है, उतना नहीं जाना है। बस यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में देख लो। अर्थवर्म वगैरह में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अगर थोड़ा और आगे बढ़ो, कॉकरोचेज में आओ, तो कॉकरोच वगैरह में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। मैल्पीजियन
ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये सब के सब एक्सक्रीटरी आर्गन हैं इनमें। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में देखते हैं, ख़ास तौर से ह्यूमन बीइंग, तो हम लोगों में तो बहुत ही जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी आर्गन होता है। एक्सक्रीटरी आर्गन होता है वेल डेवलप्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब हम लोगों को यही पढ़ना है, मैन के बारे में, एक्सक्रीटरी आर्गन के बारे में ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को और को तो बिता देता हूँ। ह्यूमन बीइंग का देखा जाएगा। मनुष्य में उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी आर्गन्स इन ह्यूमन, एक्सक्रीटरी आर्गन्स इन ह्यूमन। अब देखिए आप, एक्सक्रीटरी आर्गन भी, उसका स्ट्रक्चर भी, उसका फंक्शन भी, एक्सक्रीशन भी, ये सब देखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी आर्गन में पहले देख लेते हैं कि कौन सा मुख्य अंग है जो एक्सक्रीटरी आर्गन के रूप में काम करता है। तो वो है किडनी, KIDNEY। इसको हम लोग हिंदी में वृक्क भी कहते हैं, या वैसे इसको गुर्दा भी कहते हैं। वृक्क या गुर्दा भी कहते हैं इसको, लेकिन इसको किडनी कहा जाता है। अब किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी क्या क्या काम करती है, देखो एक चीज़ और बता। इसके साथ जितना इम्पोर्टेंस भोजन का है, भोजन करने का, पौष्टिक चीज़ों को लेने का, उससे अधिक इम्पोर्टेंस रेस्पिरेशन का है, उससे अधिक इम्पोर्टेंस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और हार्ट का है। हार्ट और ब्लड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मैं कहूँगा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट तो एक्सक्रीटरी आर्गन है। आपका घर कितना भी साफ रहे, अगर डिस्पोजल सही नहीं है तो कई तरह की बीमारियां फैलेगी आपके घर में। तो ये जो आर्गन है, जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि इनकी किडनी खराब हो गई तो उनको 50 तरह की बीमारियां हो गई, तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, डायलिसिस कराना पड़ता है। अंत में आदमी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, बॉडी बहुत जल्दी उसकी ख़त्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका फंक्शन देखिए पहले, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। चाहे तो नोट करने। नंबर 1, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। नंबर 1, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। नंबर 2, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा अभी। नंबर 2 है मेंटेनिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। मेंटेनिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। अगला देखिए नंबर 3, ये तो हो गया एक्सेस वाटर का और कंसंट्रेशन का ब्लड का। नंबर 3 है रेगुलेटिंग पीएच ऑफ ब्लड। रेगुलेटिंग या रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच मेंटेन करना। और चौथा है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस। अब मैं एक एक को आपको बताता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ फ्रॉम द बॉडी या फ्रॉम द ब्लड। हम जब पानी पीते हैं, गर्मी में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दी के मौसम में पानी की आवश्यकता शरीर को कम पड़ती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में वाटर की क्वांटिटी एक्सेस हो जाए, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो किडनी उस एक्सेस वाटर को, जितनी रिक्वायर्ड है शरीर के लिए, उसको छोड़ के उस एक्सेस वाटर को फिल्टर कर देती है, ब्लड से छान के निकाल देती हैं। और इसमें
एक हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो हार्मोन्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, यहाँ सिर्फ नाम सुन लीजिए। ADH एक हार्मोन है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो बॉडी में वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। कितना वाटर छानना है इससे होता है। तो किडनी का मैं बता रहा हूँ कि किडनी वाटर, एक्सेस वाटर को रिमूव करके और जितना पानी चाहिए उसको ब्लड में बनाए रखती है। सेकंड क्या है, मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ब्लड का कंसंट्रेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। ये कम ज़्यादा होगा तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उसमें से जो भी चीज़ें हैं उनको छान कर किडनी बाहर निकाल देती है और ब्लड का कंसंट्रेशन हमेशा सही बनाए रखती है, सेम बनाए रखती है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, आप लोग जानते हैं ब्लड जो है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर ब्लड एसिडिक हो जाए तो बहुत ही हार्मफुल है बॉडी के लिए। और जिस समय वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बढ़ते जाते हैं तो ब्लड का पीएच एसिडिक होता जाता है, वो हार्मफुल होता है। तो ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है, हमेशा उन चीज़ों को छान के निकालता रहता है। चौथी चीज़ है होम्योस्टेसिस, ये थोड़ी बड़ी चीज़ है। शरीर की आंतरिक दशा को हमेशा समान बनाए रखना। आंतरिक दशा को, बाहर जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके अनुसार हमारे शरीर के अंदर जो भी चेंजेज होना हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किडनी का। इसको हिंदी में कहते हैं समस्थिति। हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी दशा को, उनकी एक्टिविटी को ठीक से काम कर सकें, हमेशा इसको समान बनाए रखना एक किडनी का काम है। ये चार काम आप देख लिए, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, मेंटेनिंग कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड एंड होम्योस्टेसिस। ये चार काम आप लोग देख लिए। अब आइए एक्सक्रीटरी ऑर्गन पर, सीधे सीधे हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर आते हैं। तो मैं एक फिगर बनाऊंगा, आप लोग फिगर देखिए और फिगर साथ में बनाइए भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं देखिए, ये हमारी पीछे से बैकबोन है, ये हमारी बैकबोन है। हमारी बैकबोन के साथ ही हमारे एब्डोमेन में और एब्डोमेन के उदर के पिछले भाग में बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के बगल में एक किडनी स्थित होती हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ये दो किडनीज हो गई। इन दो किडनीज में से ये जो राइट वाली है स्लाइटली थोड़ा नीचे होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है। चलिए, अब इसमें देखिए, इस किडनी में एक रीनल आर्टरी इंटर करती है। रीनल आर्टरी इसमें इंटर करती है, जो इम्प्योर ब्लड को इसमें लेके आती है। फिर यहाँ से एक दूसरी आर्टरी निकलती है, जो उस छने हुए फिल्टर्ड ब्लड को लेके वेन, रीनल वेन जो है, रीनल आर्टरी लेके आती है। रीनल वेन उस छने हुए ब्लड को लेके निकलती है। तो मैं नाम भी लिखूंगा बाद में। उसके बाद इन दोनों किडनीज से एक एक यूरेटर ऐसे निकलते हैं। अभी मैं बताऊंगा यूरेटर क्या है। आप लोग फिगर देखते जाइए, फिगर कैसे बन रहा है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिगर बनाना आप लोगों के लिए। ये यूरेटर निकलते हैं। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक थैले की तरह बारीक बैलून जैसे बिल्कुल बारीक थैली होती है या थैली रचना होती है, उसमें जाके दोनों खुलते हैं। अब मैं एक एक नाम लिख देता हूँ,
रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। अब देखिए, मैं इसको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, ये जो किडनी है, ये दोनों किडनीज हमारी बॉडी के बैकबोन के बगल में एब्डामेन वाले हिस्से में सिचुएटेड होती हैं। ये बैकबोन में थोड़ा सा बनाया हुआ हूँ। जो ब्लड शरीर से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद आता है यहाँ, वो ब्लड एक तरह से इम्प्योर होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, वो यहाँ आता है। यहाँ अंदर पाए जाने वाली इनकी यूनिट से फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद वो ब्लड फिर रीनल वेन से होते हुए और बाद में लीवर वगैरह में चला जाता है, या वहाँ से बाद में फिर हार्ट में चला जाता है। तो ये रीनल आर्टरी ब्लड लाने वाली, रीनल वेन फिल्टर के बाद छनने वाली, और फिल्टर के बाद जो चीज़ें फिल्टर होती हैं, फिल्ट्रेट हैं, जिसको हम तरह से यूरिन कह सकते हैं, वो धीरे 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 फिल्टर होते होते यहाँ से हमेशा फिल्टर होता रहता है और यहाँ बूंद बूंद करके आता रहता है दोनों में। तो ये यूरेटर हैं जो यूरिन को लाते हैं ऐसे ऐसे। और एक तरह से कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर एक तरह से स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, ये नीचे यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन निकलती है। अब देखो, मैंने थोड़ा सा हिंट किया था कि लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, इसलिए कि हम लोगों के एब्डोमेन में यहीं पर तो लीवर होता है। लीवर को एडजस्ट करने के लिए कि लीवर के ऊपर इसका प्रेशर न पड़े, थोड़ा लीवर आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ होती है, उसके लिए ये जो है ये किडनी थोड़ी सी राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है। अब देखिए, ये तो किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को बना के इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो वो भी किडनी का ही है। देखिए, मैं इधर बना देता हूँ, किडनी का ही इधर बना देता हूँ मैं। ये बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें एक रीनल आर्टरी इंटर कर रही है और खूब सारे भागों में बन जाती है बारीक बारीक। एक रीनल वेन निकलती है, उसके बाद यूरेटर निकलता है, ऐसे। अब देखिए, ये जो किडनी है, मैं किडनी का एक टीएस या एलएस होता है, इसको एलएस कहते हैं। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर खड़ा खड़ा काट दिखा देगा। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जब किडनी का एलएस काटेंगे तो एक आउटर, एक कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स, ये वाला भाग मेड्यूला कहलाता है, ये मेड्यूला कहलाता है, कॉर्टेक्स मेड्यूला। इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं खूब सारे। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, किडनी से जो ब्लड फिल्टर होता है, उसके लिए किडनी में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। उन यूनिट्स को नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो उसका कुछ भाग, सपोज मैं थोड़ा दूसरा कलर से बनाता हूँ, सपोज ये वाला यूरिनिफेरस का भाग है, तो इसमें से निकल के ऐसे 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 करते करते ऐसे ऐसे, मैं इसको अभी डिटेल में बताऊँगा। ऐसे ऐसे रचनाएँ होती हैं।
एक किडनी में इनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। अब मैं उसी पर आ रहा हूँ, ठीक है। एक किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, एक किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर उसके एलएस में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाई देता है, और ये तो बॉडी की एक्सक्रीटरी आर्गन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ फिल्टर की, ब्लड के फिल्टर की, तो सबसे पहले जो किडनी की इकाई होती है, यूनिट्स होती हैं, उनको हम लोग नेफ्रॉन, NEPHRA, इसको नेफ्रॉन कहते हैं, NEPHRON, नेफ्रॉन। नेफ्रीडिया भी कहते हैं, और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये भी कहते हैं। ये क्या है? किडनी की इकाई हैं। जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी या ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शन यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स एक किडनी की यूनिट्स हैं, यही फिल्टर करती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और लगभग 10th क्लास में इसी के बारे में पूछता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप लोग एक स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे, कप शेप स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे, और इस स्ट्रक्चर को आगे ले आके ये पूरा ट्विस्टेड, ऐसे ऐसे ट्विस्टेड दिखाइए इसको। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, हाथ से बनाएंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे देखने से नहीं होगा। और इसको एक लंबा करके ऐसे ले आइए, इस ट्यूब को थोड़ा लंबा दिखाइए काफ़ी नीचे तक, और इस ट्यूब को लंबा दिखा के थोड़ा सा ऊपर को करिए, फिर इसको ट्विस्ट करिए, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करिए, और इस ट्यूब को पूरा कर दीजिए। ये ट्यूब ऐसे पूरी हो गई। अब ये ट्यूब दूसरे ट्यूब में जाके मिल जाती है, ऐसे सब हो जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिए। इसमें बहुत सारी ट्यूब्स आके मिलती हैं, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स आके मिलती हैं। अब मैं देखिए, ये तो हो गया मेन इसका, ये क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक आर्टरी जो काफ़ी मोटी होती है, वो आर्टरी यहाँ आती है और पूरा नेटवर्क बनाती है। ऐसे पूरा नेटवर्क डिवाइड रीडिवाइड होकर वो कैपिलरीज बनाती हैं, वो कैपिलरीज फाइन नेटवर्क बनाती है। और इतना डिवाइड रीडिवाइड होने के बाद ये थोड़ा पतली होके, इसकी अपेक्षा यहाँ से काफ़ी पतली होके, थोड़ा इसको और आप चाहे तो मोटा दिखा सकते हैं, ब्लड ये पतली होके फिर यहाँ आती, इसके ऊपर से लिपटती जाती हैं, ऐसे 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 लिपटती जाती हैं। ये पूरे के पूरे ऊपर लिपट जाते हैं। इसको पतला कर देता हूँ, ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। और इसके बाद जब ये सारा छन जाता है, तो इसके बाद फिर वापस ब्लड को ले जाने के लिए उसको ग्रीन से कर देता हूँ, ऐसे 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 पूरे में लिपटा रहता है। इसके ऊपर पूरे में लिपटा रहता है। ऐसे आप करेंगे और इसको धीरे से यहाँ से बाहर निकाल देंगे, इसको करके, ठीक है। ये थोड़ा मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ इसे, हाँ, ऐसे करके थोड़ा बाहर निकाल देंगे। अब इसका मैं नाम लिखता हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल, BOWMANS, बाउमेन्स कैप्सूल। इसको कहते हैं अफेरेंट आर्टरियोल
एफरेंट आर्टेरियोल, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, इसको कहते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ट्विस्टेड है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, और इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DC और T। इसको कहते हैं हेनलेस लूप, HENLE, हेनलेस लूप, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हुआ, एक एक किडनी में करोड़ों की संख्या में पाई जाती हैं, ये बता दूं उसकी यूनिट हैं। अब देखिए बाउमेंस कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एफरेंट आर्टेरियोल जो काफ़ी चौड़ी होती है, ज़्यादा ब्लड लेके आती है, पूरा एक गुच्छा, ग्लोमेरुलस मतलब होता है गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा वो बनाती है, और जब यहाँ से ब्लड निकलने का होता है तो काफ़ी पतली, काफ़ी सकरी हो जाती है। एफरेंट इफेरेंट दोनों आर्टरीज हैं, वेंस मत लिख देना, ये एफरेंट है इफेरेंट है, दोनों आर्टेरियोल हैं। अब यहाँ से ये पूरे ट्विस्टेड ट्यूब्यूल पर ये पूरे लिपट के जाती हैं, और जब सारा ब्लड फिल्टर हो जाता है फिर जो शुद्ध बचता है वो फिर इनसे, जो ग्रीन मैंने बनाया है, इनसे होके इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन्यूल, रीनल वेन्यूल्स, रीनल वेन्यूल से ये वापस चला जाता है ब्लड। ठीक है, अब थोड़ा सा फंक्शन देख लीजिए कि इसका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए। अक्सर एग्जाम में इसी के बारे में पूछता है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड किडनी के अंदर आता है रीनल आर्टरी से और एफरेंट आर्टेरियोल में आता है तो एक एक बाउमेंस कैप्सूल में जाता है। अब ब्लड आ रहा है ज़्यादा, निकलने का रास्ता सकरा है, ग्लोमेरुलस से ब्लड क्या होता है, काफ़ी प्रेशर से यहाँ पीछे की तरफ फिल्टर होके आ जाता है, छनता है, प्रेशर की वजह से ये बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है, अपनी अपनी मेम्ब्रेन को पार करके इसमें आ जाता है। इस ट्यूब्यूल से होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। जो चीज़ें आवश्यकता से अधिक छन गई हैं फिर बाद में इनमें आती रहती हैं। ये जो वेन्यूल्स हैं इस में छन के वापस आती रहती हैं। धीरे धीरे यहाँ तक आते जितना वेस्ट प्रोडक्ट है धीरे धीरे सारा ही छन जाता है। और अगर कोई चीज़ छनने से रह गई है उसका फिर रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है और उसके बाद सिक्रीशन भी होता है। मैं थोड़ा आगे और बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर दो तीन तरह से इसमें दो तीन फंक्शन हैं जो इसमें होता है। सबसे पहले तो है फंक्शन नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने बताया है ना, बहुत प्रेशर से छनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद ये जो चीज़ें जो ट्यूब्यूल्स पर लिपटी हुई हैं यहाँ आते आते ब्लड में से बहुत सारी जो चीज़ें बची हुई हैं वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन SELECTIV सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन फिर से एब्जॉर्प्शन होता है। जो चीज़ें ज़्यादा छन गई हैं वो दोबारा फिर से कैपिलरीज में आ जाती हैं, रीएब्जॉर्प्शन अंदर आ जाते हैं। फिर ये नहीं कि चली जाओ यूरिन के साथ ही। उसके बाद होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये मैं थोड़ी बता दूं डिटेल में।
जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, बहुत लोग ड्रग्स ले लेते हैं, ये सब चीज़ें शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो ये सब चीज़ें ट्यूबलर सिक्रेशन में फिर से छन के और इसमें चली जाती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स में डिजिटल कॉम्बिनेटेड ट्यूबुलर में छन के चली जाती हैं ताकि ये ब्लड में न रह जाएं। और ये चीज़ सुनिए फिर से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो हमारा ब्लड छनता है, ध्यान से सुनिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ब्लड छनता है वो 24 घंटे का लगभग 180 लीटर होता है। मतलब 24 घंटे में हमारी किडनी 180 लीटर यहाँ से छान देती है। सोचिए कितना ज़्यादा हो गया, पूरा 200 लीटर के ड्रम के बराबर हो गया है जो हम पानी भरते हैं ड्रम में। 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आवश्यक छन जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अगर कोई मिनरल्स वगैरह छन गए हो फिर से रीअब्जॉर्ब होकर अंदर आ जाते हैं। लेकिन ट्यूबलर सिक्रेशन, कोई हानिकारक चीज़ें हैं वो फिर से इसमें ट्यूब्स में पहुंच जाती हैं। लेकिन 180 लीटर का यूरिन कितना बनता है? 1 to 1.8 लीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर। लगभग 24 घंटे में हम लोगों का जो यूरिन की मात्रा है वो लगभग 1.5 लीटर के आसपास होती है। 180 लीटर में से बाकी सारा का सारा 178.5 लीटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए हम लोग की किडनी, नेचर ने हमारी बॉडी में कितने कॉम्प्लिकेटेड आर्गन बनाए हैं, आर्गन कितने कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं। एक एक चीज़ को कहाँ छानना है, कितना छानना है, कितना जाने देना है, कितना रोके देना है, सब चीज़ वेल सिस्टमेटिक है, अपने आप नहीं होती हैं। अब थोड़ा सा बता दें कि यूरिन बनती कैसे है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए यूरिन जो है लीवर में, हमारे ब्लड में से जितना भी एक्सेस एमिनो एसिड होता है, एक्सेस एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है, उसकी इकाई है। एक्सेस एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, डीएमिनेशन। इसी के बाद अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब बनती है। तो हम लोगों में यूरिया क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी अगर लेंगे तो भी फिर यूरिया ज़्यादा बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन लीवर में, लीवर सेल्स बदलती हैं, लीवर में एमिनो एसिड के, एक्सेस एमिनो एसिड के डीएमिनेशन से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो एक ऑर्निथिन साइकिल होती है, इसको बता दूँ, ऑर्निथिन साइकिल, इसी को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। कैसे एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, कैसे यूरिया बनती है, इसी को ऑर्निथिन चक्र या ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और कर लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, आप लोगों ने आर्टिफिशियल किडनी के बारे में या डायलिसिस जिसको कहते हैं सुना होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। एक चैप्टर लगभग यहाँ कंप्लीट है। डायलिसिस क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए, वो ठीक से फंक्शन न करे। किडनी के खराब होने का मतलब है या तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या इनकी ये जो यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनकी प्रॉब्लम है। हार्मोन या यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स जो भी प्रॉब्लम है, इनकी वजह से किडनी का फंक्शन अफेक्टेड होता है, किडनी ठीक से काम नहीं करती है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका परसेंटेज ब्लड में बढ़ता जाता है, धीरे धीरे ब्लड खराब होता जाता है।
अल्कलाइन से एसिडिक होता जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो क्या करते हैं, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल चीज़ है। दूसरी जगह कंटेनर में, बोतलों में ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो हमारा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसी ऑस्मोटिक प्रेशर का सलूशन रहता है। एक जगह से ऑपरेशन करके वहाँ से एक ट्यूब को यहाँ जोड़ देते हैं, उसमें से ब्लड जाता है। उस ब्लड में से जो भी यूरिया वगैरह हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो और सब चीज़ें नहीं छनेगी, वाटर नहीं छनेगा, कोई और चीज़ नहीं, यूरिया जो उसमें नहीं है, इसमें से यूरिया छन जाती है और बाद में फिर दूसरी ट्यूब ला के यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, तो ब्लड घूम के जाएगा, उसमें से यूरिया छनती जाएगी और कुछ घंटे के बाद धीरे धीरे छनते छनते सारा ब्लड जो है थोड़ा सा साफ हो जाता है, छन जाता है। उसी को डायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी। वो किडनी नहीं होती है, एक सलूशन ही होता है, इसी के ब्लड के कंपोजिशन जैसे होता है, सलूशन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा ब्लड का होता है वैसा उसका होता है। यही आर्टिफिशियल किडनी है और इसी को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसको आप सुनते होंगे, लोग डायलिसिस करवाने गए हैं। आप लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन का भी सुने होंगे, जब किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी भी लगाई जा सकती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही जटिल प्रोसेस है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सब लोग अभी आप लोग पढ़े हैं, देखे हैं। इस फिगर को आप लोग कई बार बना के प्रैक्टिस कर लेना, नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। एक चीज बता दें, हीमोडायलिसिस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मतलब आर्टिफिशियल किडनी में ये जो रीअब्जॉर्प्शन का है ये प्रोसेस नहीं होता है। रीअब्जॉर्प्शन नॉट अकर, ये नहीं होता है। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनी में नहीं होता है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है। चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, जब तक आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। ये बता दें, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, आप लोग समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को आप लोगों को कई बार वॉच करना पड़ेगा, बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं कोशिश किया हूँ कि बुक से कोई चीज़ छूटे नहीं, थोड़ा एक्सेस करके ही बताऊँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना भी कि आप लोगों का वीडियो, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये मैं आप लोगों की सलाह जरूर जानना चाहूँगा। थैंक यू।